हेलो एंड वेलकम टू द ज्ञान गैलेक्सी। क्या आपको पता है हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि हम लोगों का देश बहुत ही बड़ा देश है और इसका जो शासन व्यवस्था है वो कैसे संचालित किया जाता है और किन किन स्तरों पर संचालित किया जाता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसके बाद में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, जो कि आज का हम लोगों का जो है टॉपिक है। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है स्थानीय स्वशासन। तो हम लोगों के देश में 28 राज्य हैं, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इन राज्यों में शासन व्यवस्था कैसे संचालित की जाती है इसे हम लोग देखते हैं। हम लोगों के देश में 3 स्तर पे शासन व्यवस्था संचालित किया जाता है। पहला जो है केंद्र स्तर पे संचालित किया जाता है। केंद्रीय स्तर पे हम लोगों के यहाँ शासन व्यवस्था जो संचालित किया जाता है उसका जो सरकार होती है उसे हम लोग केंद्र सरकार बोलते हैं। केंद्र सरकार। राज्य स्तर पे जो शासन व्यवस्था संचालित की जाती है उसे हम लोग राज्य सरकार बोलते हैं। राज्य सरकार जो है राज्य लेवल पे अपना शासन व्यवस्था को संचालित करती है। और स्थानीय स्तर पे जो शासन व्यवस्था संचालित होती है स्थानीय सरकार बोलते हैं। स्थानीय सरकार, यानी कि ये 3 तरह की शासन व्यवस्था हम लोगों के यहाँ चलती है। केंद्रीय स्तर पे जो है वो केंद्र सरकार, राज्य स्तर पे राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पे स्थानीय सरकार। तो जो स्थानीय स्वशासन है, यानी कि जो आज का हम लोगों का टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, ये स्थानीय सरकार को कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्थानीय स्वशासन है क्या। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि जब किसी जगह की शासन व्यवस्था वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है तो उसे ही हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं। जैसे हम लोग गांव में एक सरकार बनती है जिसे हम लोग ग्राम पंचायत बोलते हैं और ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो प्रधान होता है। तो जो प्रधान है वो वहाँ का एक तरह से सरकार है, यानी कि जो गांव की जो सरकार है उसका हेड जो है प्रधान होता है और इस प्रधान के माध्यम से स्थानीय स्तर पे शासन को संचालित किया जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था शासन का विकेंद्रीकरण करना। शासन का विकेंद्रीकरण करना ही स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य था। शासन का विकेंद्रीकरण। तो शासन का विकेंद्रीकरण जो है इस स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य था। शासन का विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण का मतलब कि जो शासन की जो व्यवस्था है या शासन हम लोगों के देश में जो शासन व्यवस्था संचालित किया जाता है उसको किसी एक स्तर पे या एक लेवल पे एक जगह केंद्रित न होने पाए, इसको कई जगहों पे कई स्तरों पे बांट दिया जाए। यानी कि भारत सरकार जो है अपने देश की जो बागडोर है वो खुद अपने हाथों में न लेकर के अपनी पावर जो है थोड़े थोड़े लेवल पे अलग अलग जगहों पे बांट दे, उसी को हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे केंद्र सरकार, केंद्र स्तर पे जो केंद्रीय सरकार है, फिर इसके बाद राज्यों में राज्य स्तर की सरकारें आती हैं और इसके बाद जो सरकार बनती है वो स्थानीय स्तर पे बनती है। तो जो शासन व्यवस्था है, जो शासन का जो स्तर है वो 3 लेवल पे है, यानी कि केंद्र स्तर पे भी है, राज्य स्तर पे भी है और स्थानीय स्वशासन के रूप में भी है। इसी को हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। दूसरा जो उद्देश्य है वो है जन भागीदारी। जन भागीदारी। स्थानीय स्वशासन का जो दूसरा उद्देश्य है वो है जन भागीदारी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शासन के स्तर पे जोड़ना, यानी कि शासन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगह देना ताकि वो लोग शासन को संचालित करने में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकें। इसे हम लोग जन भागीदारी बोलते हैं। हम लोगों के देश में जो स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया अपनाई जाती है वो 2 लेवल पर अपनाई जाती है। हम लोगों के देश में शहर भी हैं और गांव भी हैं, तो दोनों जगह पे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है जो कि अलग अलग रूपों में हैं।
गांव में जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, जिसे हम लोग पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो गांव में विकास कार्यों की देखरेख करती है और विकास कार्यों को बढ़ावा देने का कार्य करती है। पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था है गांव में, पंचायती राज व्यवस्था, इसके 3 स्तर हैं। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। पहला जो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो है, इस ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, उसे हम लोग सरपंच या ग्राम प्रधान भी बोलते हैं। ग्राम प्रधान। तो हम लोगों के गांव में जैसे जब चुनाव होता है तो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। ग्राम प्रधान का चुनाव जो है गांव के जो 18 वर्ष से ज़्यादा के जो लोग होते हैं, यानी कि जो वयस्क लोग होते हैं, वो अपने ग्राम प्रधान का चुनाव करते हैं। ग्राम प्रधान का चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट गांव के लोगों के द्वारा किया जाता है और ये जो गांव का जो प्रधान होता है ये स्थानीय स्वशासन का मुखिया होता है। और स्थानीय स्तर पे जितनी भी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, चाहे वो सड़क का निर्माण करना हो, चाहे खड़ंजा बनवाना हो, नाली बनवाना हो, पीने के पानी की व्यवस्था करना हो, ये सारा कार्य जो है ग्राम पंचायत करती है और जिसका मुखिया हम लोगों का सरपंच या ग्राम प्रधान होता है। पंचायती राज व्यवस्था के दूसरे स्तर को हम लोग क्षेत्र पंचायत बोलते हैं। क्षेत्र पंचायत। तो जो क्षेत्र पंचायत होता है ये कई ग्राम पंचायतों को मिला करके बनता है। क्षेत्र पंचायत जो है कई ग्राम पंचायतों को मिला करके बनता है और इसका जो मुखिया होता है या जो हेड होता है उसे हम लोग ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं। इसे हम लोग ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं। तो जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है ये गांव के लोग या उस क्षेत्र के लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि अपने जगह पे वो एक इसका जो सदस्य होता है क्षेत्र पंचायत का उसका चुनाव करते हैं, जिसे हम लोग बीडीसी बोलते हैं। तो जो बीडीसी का चुनाव होता है और जो बीडीसी चुन करके आते हैं लोग, वही लोग वोट दे करके अपने एक प्रमुख का या अपने हेड का चुनाव करते हैं, जिसे हम लोग ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। ये उस क्षेत्र का या उस ब्लॉक का जो हेड होता है उसे हम लोग ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं और यह जो है क्षेत्र पंचायत का हेड होता है। तो क्षेत्र पंचायत का जो मुखिया होता है उसे ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। इसका जो कार्य होता है सड़क का निर्माण करना होता है, सड़क निर्माण करना होता है, वृक्षारोपण होता है, वृक्षारोपण, पेयजल, कृषि भूमि का विकास, कृषि भूमि का विकास करना इसका कार्य होता है। तो ये रहा क्षेत्र पंचायत। तब हम लोग समझते हैं जो तीसरा लेवल है उसे हम लोग जिला पंचायत बोलते हैं। जो तीसरा स्तर है उसे हम लोग जिला पंचायत बोलते हैं। जिला पंचायत, तीसरे स्तर को हम लोग जिला पंचायत बोलते हैं। इसका जो हेड होता है उसे हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं। जिला पंचायत का जो कार्य होता है वो है सड़क का निर्माण करना और पुलिया वगैरह का निर्माण करना। सड़क और पुलिया बनवाना, जो छोटे मोटे जो पुलिया बनते हैं उन सब का निर्माण करना इस जिला पंचायत का कार्य होता है। तो ये 3 स्तर पे हम लोगों की पंचायती राज व्यवस्था है जो कि गांव में चलती है। पहला जो है वो ग्राम पंचायत है, दूसरा जो है क्षेत्र पंचायत और तीसरा जो है जिला पंचायत है। तो जिला पंचायत में हम लोग जो जिला पंचायत अध्यक्ष है इसको भी वोट दे करके गांव के लोग डायरेक्ट नहीं जिताते हैं और ब्लॉक प्रमुख को भी डायरेक्ट वोट दे करके नहीं जिताया जाता है, बल्कि इसके कुछ सदस्यों को, जिसको कि हम लोग बीडीसी बोलते हैं, बीडीसी, इन सबको जिताया जाता है। और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है तो इसमें हम लोग जिला पंचायत सदस्यों को जोड़ते हैं। सबसे पहले हम जिला पंचायत सदस्यों को चुनते हैं। तो ये सदस्य जो है वोट दे करके इस अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसी तरह बीडीसी भी वोट दे करके अपने एक प्रमुख का चुनाव करते हैं।
तो 3 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था चलती है गांव में। शहरों में जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है उसे हम लोग नगर निकाय बोलते हैं। नगर निकाय, नगर निकाय। तो जो ये नगर निकाय हैं इसके भी 3 स्तर हैं। ये 3 स्तर पे होता है। जो पहला होता है उसे हम लोग नगर पंचायत बोलते हैं, नगर पंचायत। जो दूसरा स्तर है उसे हम लोग नगर पालिका परिषद बोलते हैं, नगर पालिका परिषद। और तीसरा जो स्तर होता है उसे हम लोग नगर निगम बोलते हैं, नगर निगम। ये 3 स्तर है शहरों में। स्थानीय स्वशासन जो नगरों में चलती है, जो शहरों में चलती है, वो उसके भी 3 स्तर हैं। पहला नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका परिषद और तीसरा है नगर निगम। तो जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत जो छोटे मोटे कस्बे होते हैं या जो सबसे छोटे शहर होते हैं उसे हम लोग नगर पंचायत की श्रेणी में रखते हैं। वहाँ पे नगर पंचायत होता है और उसका जो प्रमुख होता है उसे हम लोग नगर पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं। उसे हम लोग, उसका जो प्रमुख होता है उसे हम लोग नगर पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं। नगर पालिका परिषद का भी जो प्रमुख होता है उसे हम लोग नगर पालिका परिषद अध्यक्ष बोलते हैं। यानी कि ये भी अध्यक्ष होता है और ये भी अध्यक्ष होता है। और जो नगर निगम होते हैं, नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं उसे हम लोग महापौर बोलते हैं, महापौर या मेयर बोलते हैं, महापौर या मेयर बोला जाता है। इन नगर निकायों में जो शहर होते हैं, इन शहरों को वार्डों के हिसाब से बांट दिया जाता है और हर वार्ड में से एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। वही सदस्य जो है मिल करके इस नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद या फिर महापौर, इन सब का चुनाव जो है वार्डों से जो प्रत्याशी जीतते हैं, जो उम्मीदवार जीतते हैं, वही जो है इन लोगों का चुनाव करते हैं। अब हम लोग समझते हैं जिला प्रशासन। जिला प्रशासन क्या है? तो गांव या शहर के जो लोग होते हैं उनकी कुछ मूल आवश्यकताएं होती हैं। उन लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं उनमें जो है सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है। इन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिनिधियों के अलावा, यानी कि नेताओं के अलावा, जनप्रतिनिधियों के अलावा भी कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चुन करके आते हैं। उनका कार्यकाल जो है सीमित नहीं होता है, यानी कि वे लोग सिर्फ 5 वर्ष के लिए लोगों की सेवा में नहीं आते हैं, बल्कि वो लोग अपने पूरी नौकरी पीरियड तक रहते हैं और लोगों को उनके विकास कार्यों में सहयोग करते हैं। तो जो ये अधिकारी होते हैं, इनमें से कौन कौन से अधिकारी हैं जो जिला स्तर पे होते हैं, सबसे पहले हम लोग उनको समझते हैं। तो जो लोग मुख्य अधिकारी हैं उसे हम लोग देखते हैं। पहला है जिलाधिकारी। जो सबसे पहला जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे हम लोग जिलाधिकारी बोलते हैं, जिलाधिकारी। जिलाधिकारी का जो कार्य होता है वो जिले में शांति स्थापित करना होता है। इसका जो कार्य है शांति स्थापित करना, शांति स्थापित करना और लगान, भूमि में लगान वसूल करना, भूमि माप करना व लगान वसूल करना, ये उसका कार्य होता है। जो दूसरा अधिकारी होता है उसे हम लोग पुलिस अधीक्षक बोलते हैं, पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक का जो कार्य होता है वो कानून व्यवस्था की रक्षा करना, कानून व्यवस्था की रक्षा करना उसका कार्य होता है। और इसके अलावा अपराधियों को सजा दिलवाना, अपराधियों को सजा दिलवाना भी इसका कार्य होता है। जो तीसरा अधिकारी होता है उसे हम लोग मुख्य विकास अधिकारी कहते हैं, मुख्य विकास अधिकारी, विकास अधिकारी। इसका जो कार्य होता है वो है विकास योजनाओं को लागू करना, विकास योजनाओं को लागू करना
और विकास योजनाओं की देखभाल करना। जो चौथा अधिकारी होता है उसे हम लोग जिला न्यायाधीश बोलते हैं। जिला न्यायाधीश विवादों का निपटारा करना, ये विवादों का निपटारा करता है। न्याय देता है, इसका और कार्य है न्याय देना। जो अगला अधिकारी है वो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसे हम लोग सीएमओ भी बोलते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो इसका कार्य है स्वास्थ्य सुविधा का प्रबंध करना, इसके अलावा टीकाकरण और परिवार कल्याण। जो अगला अधिकारी है उसे हम लोग बोलते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक। जिला विद्यालय निरीक्षक। जिला विद्यालय निरीक्षक जो है माध्यमिक स्कूलों की देख रेख करता है और वहाँ पठन पाठन की व्यवस्था करता है। और जो अगला अधिकारी है इसे हम लोग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बोलते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। जिला बेसिक अधिकारी जो होता है ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के दोनों स्तरों की जो पढ़ाई होती है उन पढ़ाई लिखाई का प्रबंध करता है और देख रेख करता है। तो ये सारे अधिकारी जो हैं मिल करके जिला की शासन व्यवस्था को स्थापित करते हैं और जिला के शासन व्यवस्था को बढ़ाते हैं। अब हम लोग एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं राज्य के शासन व्यवस्था के बारे में। तो जो राज्य की शासन व्यवस्था होती है उसके 3 घटक होते हैं। जो पहला है उसे हम लोग बोलते हैं व्यवस्थापिका। जो दूसरा है उसे हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका। और तीसरे घटक को बोलते हैं न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का जो कार्य होता है ये कानून का निर्माण करना होता है। व्यवस्थापिका जो कार्य है वो कानून बनाती है और कानून बनाने के बाद उस कानून को लागू करने का जो कार्य है वो है कार्यपालिका। लागू कराने का कार्य जो है वो कार्यपालिका का है और उस कानून में कहीं से कोई कमी न हो या उस कानून का अच्छी तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई कानून तोड़ तो नहीं रहा है, इसकी जो देख रेख करती है वो है न्यायपालिका। तो ये 3 घटक हैं हम लोगों के राज्यों में कानून व्यवस्था को स्थापित करने का या हम लोगों के राज्यों में शासन व्यवस्था को चलाने का। तो जो व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका में राज्यपाल आते हैं। इसके अलावा विधानसभा आता है, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जो है ये तीनों मिल करके किसी विषय पे कानून बनाते हैं। तो जो विषय होते हैं ये विषय जो है कुछ राज्य लेवल पे कुछ केंद्र लेवल पे बांटे गए होते हैं। तो जो राज्य का विषय होता है उन राज्यों के विषय पे ही ये राज्य की व्यवस्थापिका जो है कानून बनाती है। जो केंद्र के विषय होते हैं उन विषयों पे कानून बनाने का जो कार्य होता है वो केंद्र की व्यवस्थापिका करती है। जो केंद्र की व्यवस्थापिका होती है उस व्यवस्थापिका में संसद के दोनों सदन आते हैं, यानी कि संसद के निम्न और संसद के उच्च सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और इसके अलावा राष्ट्रपति। ये तीन लोग मिल करके किसी कानून को बनाते हैं। बाकी जो राज्य
की जो व्यवस्थापिका होती है, राज्य की व्यवस्थापिका में 2 सदन है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, और इसके अलावा है राज्यपाल। तो हम लोगों का जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा है। हालांकि हर जगहों पे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे भी विधान परिषद नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। बाकी जो राज्य हैं सभी जगहों पे विधानसभा है। तो विधानसभा जो है लगभग में हर राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद जो है कुछ राज्य हैं जिसमें कि विधान परिषद है। तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, ये तीनों मिल करके कानून का निर्माण करते हैं। राज्य के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन विषयों पर ये लोग मिलकर के कानून बनाते हैं। तो राज्य की जो व्यवस्थापिका है इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं इसे हम लोग विधायक बोलते हैं, और इसे हम लोग एमएलए भी बोलते हैं, एमएलए। इसके सदस्यों को भी विधायक बोला जाता है और एमएलसी बोला जाता है, एमएलसी और एमएलए, और इसके अलावा राज्यपाल। यानी कि कोई भी कानून जब बनना होता है तो सबसे पहले यहाँ पे या फिर यहाँ पे, यानी कि इस सभा में, विधानसभा में या विधान परिषद में वो कानून आता है। वहाँ से जब पास होता है तो दूसरी सभा में आता है, और इसके बाद वो कानून जो है लास्ट में राज्यपाल के यहाँ पे आता है। तो जब इन तीनों लोगों की जब मोहर लग जाती है उस कानून पे, तो वो कानून पास हो जाता है और कानून बन जाता है। इसके बाद कार्यपालिका का जो कार्य होता है, कार्यपालिका का कार्य है इन व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो कानून बनते हैं उन कानूनों को लागू करना। तो इसके अंतर्गत आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो, और कैबिनेट मंत्री और मंत्री दोनों लोग आते हैं। इसके अलावा अधिकारी, जो अधिकारी लोग हैं उन सारे लोगों के द्वारा कार्यपालिका बनती है, और कार्यपालिका में जो कानून होते हैं उन सारे कानूनों को लागू किया जाता है। इसके बाद आता है न्यायपालिका। जब किसी कानून को अच्छे तरीके से लागू नहीं किया जाता है या फिर कोई उसमें कमी रह जाती है तो न्यायपालिका न्याय करती है और उस कानून को सही ढंग से लागू करने का कार्य कराती है। तो ये रहा है आज का हम लोगों का टॉपिक। उम्मीद है ये छोटा सा चैप्टर जो कि कक्षा 4 की किताब का है, इसे आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा।